हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके CBT एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अंतःध्रुव का क्या प्रयोग है? अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक धारा प्राप्त करना, कम्यूटेशन को सुधारना, परिचालन धारा को सीमित करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेशन को सुधारना। कम्यूटेशन को सुधारना इसमें सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडीसी मशीन के ब्रशों पर स्पार्किंग के कारण को चुने। ऑप्शन दिया है, गंदे योक, गंदे पोल कोर, गंदा आर्मेचर कोर, गंदा दिक् परिवर्तक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? गंदा दिक् परिवर्तक। अब देखिए, कुछ आपसे डीसी मशीन में जो ब्रश होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए, जो आपके ब्रश होते हैं, जो आपका ब्रश होता है, ब्रश ये किसका बना होता है? ये कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। इसका काम क्या है? बाहरी जो सर्किट होंगे, बाहरी सर्किट को धारा प्रोवाइड करता है, बाहरी सर्किट को धारा देता है। ठीक। अब बात दिक् परिवर्तक की हो रही है, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, वो भी मैं बता देना आपको। जो आपका कम्यूटेटर होता है, ये किसका बना होता है? हाइड्रा कॉपर का बना होता है। कॉपर का बना होता है। इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC टू DC, AC को DC में कन्वर्ट करता है। किसमें? जनरेटर में। और जो मोटर में होता है, मोटर में अगर हम बात करें तो क्या करेगा? DC को AC में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या करता है? करंट को स्टोर भी करता है। करंट को स्टोर भी करता है। इतने काम होते हैं आपके कम्यूटेटर के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण डैश के बीच संबंध देते हैं। FOIR, VOI, E और IR, E और I। जो आपका ये क्या होता है? ये एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होता है? वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच में होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ये सही है। ठीक। और जो आपका नो लोड टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग टेस्ट भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ये किसके बीच होता है? ये आपका EMF E0 तथा फील्ड करंट के बीच में होता है। और जो आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है,
वो क्या होता है, आर्मेचर ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन के आर्मेचर कोर के लैमिनेशन की मोटाई समानता डैश क्रम में होती है। 0.005 mm, 0.005 mm, 0.5 mm और 50 mm। तो आपकी जो लैमिनेशन की मोटाई होती है वो क्या होती है, 0.35 से 0.5 mm होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, लैमिनेट क्यों करते हैं, कोर को लैमिनेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी कोर होती है इसको लैमिनेट क्यों करते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लैमिनेट हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, लेस एडी करंट लॉसेस, ठीक। और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, लेस हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श डीसी जनरेटर में रेगुलेशन होता है, हाई होता है, लो होता है, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो आपका एक आदर्श डीसी जनरेटर है उसमें जो रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और जो रेगुलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है VNL माइनस V नॉट अपॉन VNL, मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड माइनस आउटपुट वोल्टेज ऑन नो लोड अपॉन VNL, ये आपका रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगला क्वेश्चन है, डैश डैश जनित का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है। संट का होता है, सीरीज का होता है, कंपाउंड का होता है, कॉमुलेटिव का होता है। तो सबसे खराब जो होता है ये आपका सीरीज का होता है। सबसे खराब, सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन इसका होता है। और सबसे अच्छा संट का होता है। सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, संट का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिणाम डैश डैश होगा। क्या होगा, स्लिप में वृद्धि होगी, लघुपथित पथित जनित ईएमएफ में कमी। तो क्या प्रभाव होगा, परिणाम क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्रॉस और एक होता है, एक क्रॉस होता है और एक होता है आपका, दो होते हैं इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना कम्यूटेटर के एक जनित होता है, एसी जनरेटर होता है, डीसी मोटर होता है, डीसी जनरेटर होता है और इंडक्शन मोटर होता है। देखिए कम्यूटेटर क्या करता है, मैंने आपको बताया कम्यूटेटर क्या करेगा, आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है आपका, ये आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट होगा, डीसी में कन्वर्ट करता है। जब ये होगा नहीं तो आपका एसी क्या होगा, डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस केस में ये आपका डीसी एसी जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और जो कम्यूटेटर आपका बना होता है वो किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
ये कई बार एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पी पोल मशीन के लिए वैद्युत तथा यांत्रिक डिग्री के बीच संबंध है। डी इलेक्ट्रिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2/p थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 4/p थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल। देखिए ये रिलेशन होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल। ये याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन का योग बना होता है कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, कॉपर का और क्या होता है नन। चलिए योग से रिलेटेड आपके सारे टर्म्स बता देते हैं कि क्या क्या इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखिए योग जो होता है आपका छोटी मशीनों, इसमें आंसर क्या होगा आपका कास्ट आयरन होगा। ये जो कास्ट आयरन होता है ये छोटी मशीनों में यूज़ होता है। छोटी मशीनों के लिए हम लोग कास्ट आयरन यूज़ करते हैं और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। योग क्या करता है, योग क्या करता है, क्या कहते हैं, यांत्रिक आघातों से बचाता है, यांत्रिक आघातों से बचाता है। ठीक, और ये क्या करता है, फ्लक्स को पाथ देता है, फ्लक्स को पाथ देगा, फ्लक्स को पाथ देता है। फ्लक्स को पाथ देता है। और ये क्या करता है, और ये काम क्या करता है, मशीन के सारे भागों को धारण करता है। मशीन के सारे भागों को, मशीन के सारे भागों को धारण करता है। योग से इतने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग डैश डैश के कारण होता है। हाई लोड, लो वोल्टेज सप्लाई, हार्मोनिक डेवलप इन मोटर, इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ मशीन। तो हार्मोनिक जब डेवलप होते हैं मोटर में, जिसके कारण क्या होता है, क्रॉलिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर डैश डैश होता है। वेरी लो होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, जीरो होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका पावर फैक्टर क्या होगा, वेरी लो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टार्क डैश डैश के समानुपाती होता है। सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के 1/2 सप्लाई वोल्टेज ऑल। तो देखिए स्टार्टिंग टार्क होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर के होता है। स्टार्टिंग टार्क जो होता है आपका क्या होता है, ये क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो टार्क होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi IA होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान होता है 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है, इनफाइनाइट होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, रोटर आपका क्या रुका हुआ है, रोटर आपका रुका हुआ है। स्लिप इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखिए समझिए, NS माइनस NR अपॉन NS होता है। अब इस कंडीशन में जो रोटर है आपका रुका हुआ है, तो NR की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। NR की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। उस कंडीशन पे S इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS माइन अपॉन NS, तो हो जाएगा 1। तो स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। और जब NR की वैल्यू NS के बराबर होगी, ठीक है,
तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का टॉर्क स्लिप कर्व का आकार होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए इनका जो स्लिप, ये देखिए अब कर्व बना देता हूँ मैं, इसका कर्व ऐसा होता है। इस तरह का होता है, तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का दक्षता लगभग होती है 60% से 90%, 80% से 90%, 95% से 98%, 99%। तो जो आपकी ये किसकी होती है, इंडक्शन मोटर की इफ़िशियंसी होती है, इंडक्शन मोटर की इफ़िशियंसी होती है। और ये जो इफ़िशियंसी आपको देख रही है, ये आपकी ट्रांसफार्मर की होती है। ठीक है, और क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है और इंडक्शन मोटर है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल समान होता है। वर्किंग प्रिंसिपल इनका क्या होगा, समान होता है। वर्किंग प्रिंसिपल इनका समान होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, समान होता है। मतलब दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करते हैं। बस फ़र्क ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है, स्टैटिक होती है। लेकिन आपका जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटर होता है, वो मोशन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर तथा रोटर के बीच एयर गैप होता है 2 से 4 सेंटीमीटर, लगभग 0.4 से लेकर 4 mm के लगभग, 1 से 4 सेंटीमीटर के लगभग, 4 से 6 सेंटीमीटर के लगभग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 1 से 4 सेंटीमीटर का क्या होता है, एयर गैप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट से कौन सी हानियाँ निकाली जाती है। देखिए जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है, ये जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है आपका, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बराबर समान होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसका, ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के समान होता है। इस ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर लॉसेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आपके कॉपर लॉसेस निकालते हैं। और ट्रांसफार्मर में भी हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट में से हम लोग क्या करते थे, कॉपर लॉसेस निकालते थे। और उसमें क्या करते थे, आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उसमें, और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग थी, ट्रांसफार्मर को हम एमीटर से शॉर्ट कर देते थे। ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती थी और ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती थी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। अगर ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो ये आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग होता था और ये आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता था। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, डीसी मोटर है। तो आपकी जो ये क्या होती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ठीक। और जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक, ये क्या करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये भी आपका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर डैश डैश को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक, अब ये पूछा है डीसी शंट मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। मशीन टूल्स में करते हैं, लेथ में करते हैं, ब्लोअर्स और फैन में करते हैं, ऑल। तो जो आपका जो शंट मोटर है, ठीक, ये आपकी क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है। ठीक है,
कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है। इस पे लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक, लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और इस पे लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है और इन तीनों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक, और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और कई जगह भी यूज़ होता है इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचिंग मशीन के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी है? शंट मोटर है आपकी, सीरीज मोटर है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, नन। तो आपकी जो पंचिंग मशीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। जब एक तुल्यकालिक मोटर नो लोड पर है तब टार्क कोण लगभग होगा 45 डिग्री वैद्युत होगा, 20 डिग्री वैद्युत होगा, 10 डिग्री वैद्युत होगा, 0 डिग्री वैद्युत होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 10 डिग्री वैद्युत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं तब क्षेत्र कुंडन उत्तेजित किया जाता है बहुत शुरुआत में। जब मोटर तुल्यकालिक मोटर से थोड़ा कम गति प्राप्त करता है, मोटर की तुल्यकालिक गति और सिंक्रोनाइज प्राप्त करने के बाद किसी समय। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का कुल स्टेटर वोल्टेज है ईबी और वी का सदिश अंतर, ईबी और वी का अदिश अंतर योग, सदिश योग, ईबी और वी का गणितीय अंतर, ईबी और वी का गणितीय योग। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि एक सिंक्रोनस मोटर के रोटर कुंडलन को शॉर्ट करके 3 फेज आपूर्ति की दी जाती है तब यह स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा और प्रेरण मोटर की तरह लगातार चलेगा, स्टार्ट होगा और सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, स्टार्ट होगा और इंडक्शन मोटर की तरह लगातार चलेगा। सिंक्रोनस मोटर आमतौर पर आवश्यक अनुप्रयोगों में प्रयोग की जाती है। विरल स्टार्टिंग, परिवर्तित चाल, भारी लोड पर एकाएक प्रयोग, बारंबार रुकावट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विरल स्टार्टिंग। एक तुल्यकालिक मोटर का गति विनियमन हमेशा होता है 1% होता है, 0.5% होता है, धनात्मक होता है और 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानक आवृत्ति के लिए मशीन एक विशेष गति पर संचालित है तो यह जाना जाता है स्लिप स्पीड, नॉर्मल स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, एनी ऑफ द एबव। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी रूपांतरण युक्ति है? डीसी मशीन है, इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस मशीन। जब सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर रहे हो तो इसका क्षेत्र कुंडलन होना चाहिए, खुले रहते हैं, डीसी सोर्स से संयोजित, एसी सोर्स से संयोजित लघु परिपथ रखते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लघु परिपथ रखते हैं। एक कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर डैश डैश की तरह व्यवहार करती है, एक संधारित्र, एक प्रतिरोधक, एक प्रेरक, श्रेणी में प्रतिरोधक और संधारित्र। तो बच्चों क्या होगा, एक प्रेरक की तरह कार्य करती है, व्यवहार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम गुणक सुधार के लिए सिंक्रोनस मोटर होनी चाहिए कम लोडेड और अति उत्तेजित, भारी लोडेड और अति उत्तेजित, भारी लोडेड और कम उत्तेजित, कम लोडेड और कम उत्तेजित। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम लोडेड और अति उत्तेजित होनी चाहिए। सैलिएंट पोल
सिंक्रोनस मशीन के द्वारा विकसित शक्ति डैश डैश होती है। एक्साइटेशन पावर ओनली, केवल सेलियंसी या रिलेक्टेंस के कारण शक्ति, ए और बी दोनों, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, ए और बी दोनों। साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन में अधिकतम शक्ति डैश डैश लोड कोड पर घटित होती है। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक, 90 से कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 90 से कम। एक सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन में अधिकतम विकसित शक्ति डैश डैश निर्भर करता है। एक्साइटेशन, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, लोड एंगल, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। एक सिंक्रोनस मोटर का तुल्यकालिक शक्ति बदलता है। सीधा सिंक्रोनस प्रतिघात XX के समानुपाती, सीधे XX के समानुपाती, XX के विरुद्ध समानुपाती, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। एक तुल्यकालिक मोटर द्वारा विकसित अधिकतम शक्ति डैश डैश पर निर्भर करती है। सप्लाई वोल्टेज और एक्साइटेशन पर, एक्साइटेशन और लोड एंगल पर, सप्लाई वोल्टेज और लोड एंगल, सप्लाई वोल्टेज, लोड एंगल एंड एक्साइटेशन। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश डैश में अधिक विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। डेल्टा संयोजन और स्टार संयोजन, उदासीन संयोजन, स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डेल्टा संयोजन। ट्रांसफार्मर में क्रोड को उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य डैश डैश होता है। कुंडलन के बीच दक्षता, अभिवाह संकलन के लिए, भंवर धारा हानि को रोकने के लिए, पहला और चौथा दोनों, सामान्य चुंबकीय परिपथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है और चौथा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर पे लघु परिपथन का परीक्षण करने पर किसे लघुपथित किया जाना होता है। लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लो वोल्टेज साइड। देखिए ये आपकी प्राइमरी हो गई, ये आपकी सेकेंडरी होगी। इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं अमीटर से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेबलाइजर में किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग स्टेबलाइजर में करते हैं। ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए क्या लगाया जाता है। ताप गेज, प्रेशर गेज, ए और बी, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ताप गेज। The no load current draw by transformer is usually what percent of the full load current? 0.5%, 0.2% से 0.5%, 12% से 15%, 2% से 5% और 20% से 30%। देखिए ये आपका क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपका ओपन है। और जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे एक आई नॉट करंट फ्लो होती है जिसको नो लोड प्राइमरी करंट कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इस करंट की वैल्यू क्या होगी लोड करंट की। यहाँ जो अगर लोड लगा देंगे हम तो जो I2 करंट फ्लो होगी लोड करंट, उसकी वैल्यू की कितनी होगी। तो ये जो करंट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, फुल लोड की 2% से लेके 5% तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The dielectric strength of transformer oil is expected to be। देखिए पहले आप जान लीजिए ट्रांसफार्मर में कौन सा हम लोग तेल यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खनिज तेल और सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग करते हैं। सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसके अंदर ये आपका जो मॉइस्चर से मुक्त होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, लगभग 33 kV होती है। ठीक है, कुछ बुकों में आपको 40 kV मिलेगा।
तो 40 kV भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इज़, मतलब जो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज जो है ट्रांसमिट होता है इंडिया में वो कितना है? 33 kV है, 132 kV है, 66 kV है, 400 kV है। तो बच्चों आंसर क्या आपका 400 kV है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन पूछ लिया है। अ ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, मतलब जो ट्रांसफार्मर का तेल है वो किससे मुक्त होना चाहिए? स्लग से, गैसेस से, ऑर्डर से और मॉइस्चर। तो बच्चों आंसर किससे होगा? मॉइस्चर से मुक्त होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नॉइज़ लेवल टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज एज, मतलब नॉइज़ लेवल जो टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर में कौन सा है? स्पेशल टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, नन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? टाइप टेस्ट है। अ ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट, मतलब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर तो होगा, जीरो पावर फैक्टर होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लैमिनेशन मेनली रिड्यूसेस, मतलब जो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए, एडिकरण लॉसेस को कम करने के लिए, ऑल। तो जो आपका लैमिनेशन हम लोग करते हैं वो लैमिनेशन जो करते हैं हम लोग वो एडिकरण लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड बाय लो पावर फैक्टर वाट मीटर, यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और एनी टाइप ऑफ द मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लो पावर फैक्टर वाट मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफार्मर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, माइका स्ट्रिप से होता है, थिन कोट ऑफ वार्निश, पेपर, एनी ऑफ द। तो इसमें बच्चों क्या करते हैं हम लोग? लैमिनेशन किससे करते हैं? वार्निश से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव डैट विलोटिलिटी एंड विस्कोसिटी, लो लो, हाई हाई और लो हाई हाई लो। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जो बताइए। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस? एडमिटेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, कंडक्टेंस। दो आपका इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/z और इसकी यूनिट होती है क्या आपकी? महो। ठीक, इंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी, इंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी हेनरी, कंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी महो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इफिशियंसी? ल्यूमिनस इफिशियंसी की यूनिट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ल्यूमन होता है, ल्यूमन पर वाट होता है, स्टेरेडियन होता है, कैंडिला होता है। तो बच्चों इफिशियंसी की बात कर रहा है तो ये आपका होगा ल्यूमन पर वाट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन? पूछ रहा है इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है? ल्यूमन है, ल्यूमन पर वाट है, लक्स है, कैंडिला है। तो इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? लक्स होती है। ठीक है, या कह सकते हैं इसकी यूनिट और होती है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ल्यूमन होता है, ल्यूमन पर वाट होता है, स्टेरेडियन होता है, कैंडिला होता है। तो बच्चे सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है डेल्टा A/r², और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी?
लक्स होता है, ल्यूमेन होता है, कैंडिला होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? कैंडिला होती है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ओम, ओम पर मीटर, ओम मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी करते रहिए। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके फ्रेंड्स का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। थैंक यू।